आइए हेलो एल्केनों की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकार की अभिक्रिया को समझें, जिसे विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो विलोपन अभिक्रिया के होने के लिए हेलो एल्केन में एक बीटा हाइड्रोजन यानी बीटा कार्बन परमाणु से जुड़ा एक हाइड्रोजन परमाणु होना आवश्यक है। अब यह बीटा कार्बन क्या होता है? तो जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन सीधे जुड़ा होता है उसे हम अल्फा कार्बन परमाणु कहते हैं, और अल्फा कार्बन परमाणु से सटा हुआ कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। इस प्रकार जब हेलो एल्केन में बीटा हाइड्रोजन होता है, केवल तभी वे विलोपन अभिक्रिया कर सकते हैं। जैसे यह एक सामान्य विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें जब हम हेलो एल्केन को किसी प्रबल क्षार जैसे अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यह क्षार बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को अलग कर देता है, जिससे एल्कीन बनता है, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। चूंकि यहाँ क्षार बीटा हाइड्रोजन को अलग कर देता है, इसलिए विलोपन अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया का एक अन्य नाम विहाइड्रोहैलोजनन अभिक्रिया भी है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हम एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ एक हैलोजन परमाणु का भी विलोपन करते हैं। यही कारण है कि इस विलोपन अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनन अभिक्रिया भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस अभिक्रिया की आधारभूत बातों को समझ गए हैं। तो चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में यहाँ एक अल्फा कार्बन है, जिसमें कार्बन परमाणु सीधे ब्रोमीन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और इसमें दो अलग अलग बीटा कार्बन परमाणु हैं। एक बीटा कार्बन में एक मिथाइल समूह और दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, जबकि दूसरे बीटा कार्बन में तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब जब हम इस हेलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH विलयन में गर्म करते हैं, तो OH माइनस इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को अलग कर सकता है। इस स्थिति में हमें यह एल्कीन प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ द्विआबंध अल्फा कार्बन और इस बीटा कार्बन के बीच बनेगा। दूसरी ओर यदि OH माइनस इस बीटा हाइड्रोजन को अलग करता है, तो इस स्थिति में द्विआबंध यहाँ बनेगा, इसलिए हमें यह एल्कीन प्राप्त होगा। अब प्रश्न यह है कि इनमें से कौन अधिक मात्रा में बनेगा, या इनमें से कौन मुख्य उत्पाद होगा। तो इसका उत्तर यह है कि मुख्य उत्पाद जेटसेफ के नियम के अनुसार बनेगा। इस नियम के अनुसार किसी विहाइड्रोहैलोजनन अभिक्रिया में बनने वाला मुख्य उत्पाद वह होता है जिसमें द्विआबंध से अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में, अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन मुख्य उत्पाद होता है। अब इन दोनों में से अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन कौन सा है? तो ये वाला एल्कीन अधिक प्रतिस्थापित है, और इसलिए यही एल्कीन मुख्य उत्पाद होगा और अधिक मात्रा में बनेगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि टेट्रा प्रतिस्थापित एल्कीन सबसे अधिक स्थायी होगा, और इसलिए यह मुख्य उत्पाद होगा। इसके बाद ट्राई प्रतिस्थापित एल्कीन होगा, और फिर डाई प्रतिस्थापित एल्कीन होगा, और अंत में मोनो प्रतिस्थापित एल्कीन होगा। अब प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की तरह विलोपन अभिक्रियाएं भी दो अलग अलग क्रिया विधियों के द्वारा हो सकती हैं, E1 क्रिया विधि और E2 क्रिया विधि। इनमें से E1 क्रिया विधि की तुलना SN1 अभिक्रिया से की जा सकती है, क्योंकि दोनों एक आणविक अभिक्रियाएं हैं। यहाँ E1 का अर्थ एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर यानी एक आणविक विलोपन है, जिसका अर्थ है कि अभिक्रिया का वेग केवल क्रियाधार या हेलो एल्केन पर निर्भर करता है। दूसरी ओर E2 का अर्थ एलिमिनेशन बाईमोलिकुलर यानी द्विआण्विक विलोपन है, और यह SN2 अभिक्रिया के समान है। इसमें अभिक्रिया का वेग क्रियाधार और क्षार इन दोनों पर निर्भर करता है। अब SN1 अभिक्रिया की तरह ही E1 अभिक्रिया में भी पहला चरण कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। यहाँ एक हैलोजन परमाणु निकल जाता है, जिससे कार्बोकैटायन बनता है, और चूंकि यहाँ एक अभिक्रियाशील मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए यह अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाला चरण होता है। साथ ही यह अभिक्रिया का सबसे धीमा चरण भी होता है। इसके बाद दूसरे चरण में विप्रोटोनन यानी डीप्रोटोनेशन होता है,
जिससे क्षार बीटा हाइड्रोजन को अलग कर देता है और एल्कीन बनाता है। यह एक तेज चरण होता है। इसी प्रकार SN2 अभिक्रिया की तरह E2 अभिक्रिया होती है, जिसमें संक्रमण अवस्था में आबंधों का टूटना और नए आबंधों का बनना एक साथ होता है, यानी यह कार्य एक ही चरण में संपन्न हो जाता है। अब अभिक्रिया की स्थितियों और इसमें शामिल अभिकर्मकों के आधार पर विलोपन अभिक्रिया E1 क्रिया विधि या E2 क्रिया विधि से आगे बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, एक प्रबल क्षार की उपस्थिति में हेलो एल्केन में E2 विलोपन अभिक्रिया होने की संभावना होती है, जबकि दुर्बल क्षार की उपस्थिति में E1 विलोपन अभिक्रिया होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखना चाहिए वह यह है कि E1 विलोपन अभिक्रिया हमेशा SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, क्योंकि इन दोनों में पहला चरण कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। इसके बाद एक नाभिक रागी इस कार्बोकेटायन पर आक्रमण कर सकता है, जिससे प्रतिस्थापी उत्पाद बन सकता है। इस स्थिति में हमें SN1 उत्पाद मिलेगा। लेकिन यदि अभिक्रिया में दुर्बल क्षार भाग ले रहा है तो यह विप्रोटोनित भी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक एल्कीन का निर्माण हो सकता है, और इस स्थिति में हमें एक विलोपन उत्पाद यानी E1 उत्पाद मिलता है। इससे स्पष्ट है कि हमें कोई विशिष्ट उत्पाद बनाने के लिए अभिकर्मकों और अभिक्रिया की दशाओं में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। आने वाले कुछ वीडियो में हम E1 और E2 क्रिया विधियों के बारे में और विस्तार से जानेंगे, और साथ ही यह भी जानेंगे कि वे कौन सी अलग अलग दशाएं हैं जिनमें एक प्रकार की अभिक्रिया के बजाय दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है।